नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक तरह से बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से है ये अभी तक के जितने चैप्टर्स हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो पूरा पोर्शन है उसका भी ये एक तरह से लास्ट चैप्टर हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होंगे और हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग दोबारा स्टडी करते हैं। हालांकि एक बार पहले आ चुका है, तो एक छोटा सा हेडिंग पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के तरीके में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का मेथड एकदम सेम है। बट ये एक बार फिर से, क्योंकि अब यहाँ इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की बहुत खास बात है, तो फिर से दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है बी वेक्टर, और अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करना है, डिफाइन करेंगे वर्ड्स में, डिफाइन करें तो सिंपली यही बोलेंगे कि इट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। लिख सकते हैं इट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ number of magnetic field lines passing through an area, और इसको निकालने का जो मेथड है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो देखो, अगर हमने एरिया इस तरह से लिया है, जैसे मान लो ये हमने एक डीए एरिया लिया है, डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, और ये एरिया इस तरह से है कि एरिया जो है, एरिया का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये बात क्लियर है कि जो एरिया वेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गए? तो इस केस में इससे पास होने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी वो मैक्सिमम होंगी। अगर हम एरिया इस तरह से ले लें सच दैट की जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस के पैरेलल निकल रही हो, तो फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल निकल रही हो, और ये मतलब है कि जो डीए है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो डिफाइन करते हैं जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, अब डी फाई लिखा था उसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब क्या है, अब आगे जब भी लिखेंगे तो डी फाई ई या डी फाई बी जरूर लिखेंगे, जिससे वो क्लियर हो जाए कि वो फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फिलहाल मैं डी फाई बी लिख रहा हूं, तो डी फाई बी को हम लोग डिफाइन करेंगे सिंपली बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, या ओपन करके लिखें तो ये हो जाएगा बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और अगर हमें टोटल किसी एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो हम इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। देखो भाई, ये दोनों केस तो हमें समझ में आते ही हैं, बट अगर मान लो कि हमसे कहा जाए कि नहीं, अगर फील्ड लाइन जो है, अगर जो एरिया है वो किसी एंगल पे है, तो उस केस में हम लोग ऐसे निकालते हैं। सपोज अगर ये है एरिया, तो हमारे पास दो मेथड है इसको कैलकुलेट करने के। या तो हम इस एरिया का जो डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कैलकुलेट कर लें, उस एंगल को हम लोग थीटा लिख रहे हैं। एक तरीका ये है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट ले लें। तो ये काम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किया हुआ था, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसको हम लोग डी ए कॉस थीटा बोल सकते हैं, या फिर इसी को लिखते हैं हम लोग डी ए
प्रोजेक्शन। याद है नहीं याद है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का मेथड भी बिल्कुल वैसे ही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो हम सीधे सीधे एरिया का प्रोजेक्शन ले सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर हमें एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेसिक बात बस इतनी सी है, ठीक है ना। यूनिट्स इसके और एक बार लिख लो, यूनिट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके। तो इसका एसआई यूनिट जो है, इसके दो यूनिट्स पॉपुलर हैं। एक तो इसका यूनिट हम सीधे सीधे बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा यूनिट इसका है वेबर। मतलब अब इसी समझ में आता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि इसको अलग से यूनिट भी मिला हुआ है, वेबर। दोनों ही एसआई यूनिट है, ठीक है। यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो? यस सर। तो इस चैप्टर का शुरुआत कहो या एंड बोलो, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके पीछे क्या है, देखो ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइम की बात है जब ये पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और वो एक्सपेरिमेंट किया था ऑरस्टेड ने फर्स्ट टाइम। तो ऑरस्टेड ने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था कि अगर वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर के आसपास जितनी भी जगह होंगी वहां पे मैग्नेटिक नीडल जो है, वो कंपास वाली नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी तो उसी से प्रूफ हो गया कि भाई वायर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। फिर देखा गया और रिसर्च हुई तो बोला गया कि नहीं, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के पीछे रीजन है चार्ज मोशन है। तो ये पता चला कि चार्ज पार्टिकल ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और चार्ज पार्टिकल ही है जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बस ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मूविंग है, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार हम लोग इसको पढ़ते अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तुम आगे बीटेक वगैरह में पढ़ोगे तो अलग अलग है ही नहीं है, कंबाइंड फील्ड है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। दे को एग्जिस्ट, दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, प्रैक्टिकली नेचर में जितनी भी है दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, और दोनों एक दूसरे के प्रोड्यूस होने का रीजन है। तो वो देखेंगे थोड़ा बहुत इस चैप्टर में। तो चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑरस्टेड ने जब ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है, तो फैराडे ने सोचा कि क्यों ना इसका उल्टा किया जाए, रिवर्स ऑर्डर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए। मतलब उसने ये सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो क्यों ना कोशिश की जाए कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट प्रोड्यूस हो गया तब तो मतलब कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि करंट तब तक केवल एनर्जी का सोर्स एक ही था, वो था बैटरी। बैटरी से ही करंट प्रोड्यूस हो सकता था बिफोर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने के लिए उसने कई सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स यूज किए, बहुत टाइम लगा, बहुत सारे अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे तरह के वायर्स ले लिए, कॉइल ले लिए, गैल्वेनोमीटर ले लिए, मैग्नेट ले लिए, यू मैग्नेट, बार मैग्नेट, हर तरह का पूरा लैब उसने पूरा रूम सजा लिया पूरा, और अलग अलग एंगल पे मैग्नेट और कॉइल्स को रखता गया। भाई मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बार मैग्नेट, और कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो वो गैल्वेनोमीटर शो करेगा। तो वो सारे सेटअप उसने हर जगह रख के देख लिए, बट बहुत टाइम चला गया, कहीं कोई करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। गैल्वेनोमीटर भी उसने देख लिया ठोक बजा के कि कहीं गैल्वेनोमीटर तो नहीं खराब है, वो भी कोई उससे सोल्यूशन नहीं निकला। अल्टीमेटली बोलते हैं कि बहुत परेशान हो गया, उसे लगा कि उससे कुछ होगा ही नहीं। फाइनली उसने जो है मैग्नेट मैग्नेट उठा के फेंकना शुरू कर दिया। अभी जब फेंकना शुरू किया ना तो डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर में, तब तक नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने बार मैग्नेट थ्रो किया तो देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उसने कहा ये कैसे होगा, फिर वापस से बार मैग्नेट फिर से उठाया, फिर से उसने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो उसने देखा कि जब भी बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं अराउंड दी कॉइल, तो कॉइल में जो कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर, उस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। और उसने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो मेजर उसके 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जिसपे ये पूरा का पूरा लॉ बेस्ड है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोएग्जिस्ट करेंगे हमेशा। हाँ, तो प्रैक्टिकली सर अगर एक सिंपल बार मैग्नेट रखा है वो
नहीं नहीं, में बात इलेक्ट्रिक समझो फील्ड ना, कहाँ है? बात तो समझो ना, कि प्रैक्टिकली बोलने का मतलब मेरा ये है कि प्रैक्टिकली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी की सारी को एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों ही है। और हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर तुम बाहर मैग्नेट को मूव करना शुरू कर दोगे, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है समहाउ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए नाम दिया गया है। हम लोग इसको अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ब्रेक करके स्टडी करना है, हम बेसिक बातें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। यस सर। प्रैक्टिकली बोलने का मतलब है कि नेचर में जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे के सारे मूविंग ही है ना, रेस्ट पे थोड़े ना है कोई चार्ज पार्टिकल। तो जितने भी मूविंग चार्ज पार्टिकल हैं वो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन जो लाइट है, लाइट को बोलते हैं ना, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, ठीक है ना। यस सर। थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने सभी में कंबाइंड ही हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, हमको इनके एक्सपेरिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट फैराडेज लॉ का था, और उस पहले एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो ये था कि अगर हम कोई भी कॉइल लेते हैं, ध्यान से देखो, कोई भी हम कॉइल ले रहे हैं अगर, और उस कॉइल को कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, दिख रहा है, कॉइल इज कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, और अगर हम इस मैग्नेट को इसके अराउंड मूव करते हैं, दोनों सिचुएशन है, मतलब मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास ले जाएं या मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएं, इन दोनों ही सिचुएशन में इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन निकल के आता है। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंट 1। दिस वाज एक्सपेरिमेंट 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, अब देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, कॉइल के पास में मैग्नेट मूव कर रहा है, तो इससे हो क्या रहा है, उससे ये पता चला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो उसने ये सोचा कि एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसने मैग्नेट नहीं लिया, उसने समझ लो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया, आर्टिफिशियल मैग्नेट ले लिया। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, ये सोलेनॉइड ही है। तो उसने एक सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट किया, तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा, और वो भी एक तरह से मैग्नेट का काम करेगा। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और जब उसने इसको भी इसके अराउंड मूव किया, ये देखो एरो बना हुआ है, इस कॉइल पूरे सिस्टम को हम सोलेनॉइड को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तो भी देख रहे हैं कि वैसे ही आइडेंटिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे रिजल्ट्स हमारे इस मैग्नेट के साथ आ रहे थे। यानी सेकंड एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है उस कॉइल के अंदर। तो ये था, दिस वाज एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने ये जानने के लिए किया कि वो मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कोई और भी खास बात है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट उसका ये था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने फिर से कॉइल वही लिए, सेम वही कॉइल थी, लेकिन उसने जो दूसरी वाली कॉइल है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, उस कॉइल को उसने बैटरी के साथ साथ एक स्विच भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करते हैं इस सिस्टम में, तो जब अब ये स्विच क्लोज होता है ना, उस मोमेंटरली ड्यूरेशन के लिए इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, और फिर से जब हम इस स्विच को ओपन करते हैं तो फिर से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। यानी ऐसे समझना, अगर ये स्विच क्लोज्ड है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब क्लोज किया, क्लोज करने के 2-4 सेकंड के बाद कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब हमने क्लोज किया, जिस दौरान हमने क्लोज किया, स्विचिंग की, उस दौरान इसमें एक इंपल्सिव डिफ्लेक्शन आया। इंपल्सिव डिफ्लेक्शन का मतलब ऐसा लगा कि नीडल के ऊपर कुछ इंपल्स लगा, तो नीडल डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट होने के बाद वापस नीडल जो है जीरो हो गई। और सेम टाइप का रिजल्ट आ रहा था जब हम इस स्विच को ओपन कर रहे थे, स्विच को ओपन कर रहे थे तो भी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था और फिर वापस से जीरो। तो ये 3 बेसिक एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडे के, जिसके बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पहुंचेंगे। अब तुम मुझे सोच के ये बताओ कि इन तीनों केस में ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है,
मतलब है तो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट, तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अलग अलग करंट इंड्यूस हो रही है, बट इन तीनों चेंज इन एक्सपेरिमेंट्स में फ्लक्स, खास बात क्या है, बस वो खास बात हमको पकड़नी है। चेंज इन फ्लक्स। इन तीनों ही केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारी एक्सपेरिमेंट वाली कॉइल है, मतलब जिसमें जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जो एक्सपेरिमेंट वाली कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इन तीनों ही एग्जांपल्स में जो खास बात है वो ये कि इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दी कॉइल, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इस मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो क्या कहोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इनटू, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्यों भाई। इसी तरह से जब हम इसको पास ले जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पास ले जाने में ऐसा हो रहा था, जब हम दूर ले जा रहे थे तो भी वैसा हो रहा था, बस ये कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो बदल जा रहा था। तो वो डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग बाद आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इन तीनों केस में जो कॉमन बात है वो ये, इन तीनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द कॉइल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा नोट कर लो इन तीनों के बारे में, डायग्राम बना लो। ठीक है, इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू Faraday, whenever magnetic flux, whenever magnetic flux linked with a coil, linked with a coil changes with time, there is an induced EMF in the loop which produces induced current, which produces induced current. Induced EMF, induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux through the loop. ठीक है, and it is known as Faraday's law of Faraday's law of electromagnetic induction. It is known as induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux through the loop. ठीक है, मतलब मैथमेटिकली भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वली आ रहा था, मतलब फ्लक्स अगर फाई है तो उसका डी फाई बाई डी टी अगर कैलकुलेट करें तो दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया ये सारी बातें। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। इनफैक्ट इसको माइनस डी फाई अपॉन डी टी लिखते हैं। माइनस साइन माइनस साइन कुछ टाइम के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हम लोग भी कुछ देर के बाद समझेंगे कि क्यों माइनस लिखा हुआ है। ठीक है ना, फिलहाल लिख लो, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इफ लूप और कॉइल हैज n number of turns, n number of turns and phi b is flux through each turn, phi b is flux through each turn। तो अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी इक्वल टू माइनस n टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल बनेगी।
ठीक है ना। और आज जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है पावर प्लांट्स में या एसी जनरेटर में, कहीं पे भी, वो सारा का सारा इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नीचे इसमें लिखते हैं नोट करके। फर्स्ट पॉइंट में, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में ये बताओ पहले कि जैसे ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी ए, और अगर इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा इंटीग्रल बी डी ए कॉस थीटा। अब देखो, अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कराना चाहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कराने के हमारे पास रास्ते कौन कौन से हैं। मतलब फ्लक्स को अगर हमें टाइम का फंक्शन बनाना है, हम चाहते हैं फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो, तो उसके लिए हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। ध्यान से देखो तो बी भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। और मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी या दो या तीनों, एनी वन ऑफ देम, या फिर दो या तीनों, अगर टाइम के साथ चेंज हो रहे हो तो क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो जितने भी एग्जांपल तुम्हारे सामने आएंगे इस चैप्टर में, वो सारे के सारे तीन कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी ही होगी। ठीक है ना। या तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, या उसमें एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, या उसमें एंगल चेंज हो रहा होगा। तीन ही एग्जांपल होंगे, समझ लो। एग्जांपल्स को हम तीन कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा, या एरिया ऑफ कॉइल टाइम वेरिंग होगा, या फिर एंगल बिटवीन बी एंड डी ए टाइम वेरिंग होगा। कोई कुछ एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जिसमें बी भी चेंज हो रहा होगा, एरिया भी चेंज हो रहा होगा, वो अलग है, बट मेजोरिटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हम अलग से करके लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में, इफ मैग्नेटिक फील्ड if magnetic field is changing with time, तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम, तो सपोज बी हमको गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें लिखना होता है डी फाई अपॉन डी टी, माइनस हटा दिया, माइनस साइन, वो तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सपोज, तो माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। बोलो, जिसमें डीबी अपॉन डी टी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखना कि ये जो बी होना चाहिए ये यूनिफॉर्म ले रहे हैं, मतलब बी अभी नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है बट अनस्टेडी है। देखो ये दो वर्ड हैं, यूनिफॉर्म एंड स्टेडी, इन दोनों वर्ड का मतलब क्लियर रखना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब स्पेस में हर जगह एक जैसा है अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। और स्टेडी का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी। तो यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी का मतलब क्या होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि वैल्यू हर जगह सेम है लेकिन अनस्टेडी है। अनस्टेडी का मतलब है कि टाइम के साथ वो वैल्यू चेंज हो रही है, बट जब भी चेंज हो रही है सारी जगह एक साथ चेंज हो रही है। ठीक है ना। दूसरा यस। केस, दूसरा केस हो सकता है इफ एरिया ऑफ कॉइल इज वेरिंग विथ टाइम। तो एरिया ऑफ कॉइल अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू डी ए बाई डी टी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वो तो एग्जांपल आएंगे तो डिटेल में सॉल्व करेंगे, अभी बस एक रफ आइडिया ले रहे हैं। और तीसरे केस में इफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज चेंजिंग विथ टाइम। ये सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया लेने के लिए कि हमारे सामने तीन टाइप के एग्जांपल्स आएंगे। तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी डी इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। छोड़ दो इसको ऐसे ही, तो इसको हम लोग बाद में बी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख पाएंगे। तो आएगा एग्जाम्पल तब करेंगे, अभी सिर्फ नोट कर लो। तीन केस हैं जिसमें ये फ्लक्स चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, या एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा हो।
ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में अगर हमें ऐसा हो सकता है, ये जो हम लोग ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं ना, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है या इससे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी जो लिखा हुआ है, देखो इससे हमको जो ईएमएफ मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। मतलब जब हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे जो हमको ईएमएफ मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है, थोड़ी देर बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो गया, क्योंकि वो फंक्शन है वो तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। बट कई बार ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चन में एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होगा। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो डिफाइन होगा फॉर एन इंटरवल, डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जैसे बाकी जगह करते थे। पहले भी हम लोगों ने जैसे एवरेज करंट लिखा हुआ है, तो एवरेज करंट को कैसे लिखते थे? एवरेज करंट होता था टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। तो वैसे ये भी है टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि चेंज इन फ्लक्स जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है। चेंज को ये तो मालूम है कि हमें फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, और ध्यान रखना कि फ्लक्स जब भी निकालेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा बी डॉट डी ए। मतलब कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कहने का मतलब है, अगर कभी ऐसा एग्जांपल है तुम्हारे सामने कि एक कॉइल है, उसका ए वेक्टर इधर की तरफ है, बी वेक्टर इधर की तरफ है। अब तुमसे ये कहा जाए कि इसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, इधर की तरफ रोटेट कर दिया है इस कॉइल को। तो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद तुम ध्यान से देखो, क्या इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा? और मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल वाला है, वो तो इधर ही रहेगा। तो 180 डिग्री अगर रोटेट हो रहा है तो इसका इनिशियल फ्लक्स ध्यान से देखो तो प्लस बी इंटू ए होगा, लेकिन जो इसका फाइनल फ्लक्स होगा वो माइनस बी इंटू ए होगा। तो जब चेंज इन फ्लक्स लिखना होगा ना, तो चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड 2ba आएगा, ये गड़बड़ ना हो। ठीक है ना? मतलब फ्लक्स में हम लोग डायरेक्शन को काउंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? बताओ, चेंज इन फ्लक्स वाली। when coil is rotated by 180 degree, क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. देन थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हो गया एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। थर्ड पॉइंट में अगर हमें इंड्यूस्ड करंट निकालना हो तो इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड, क्या इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे ई इंड्यूस्ड अपॉन आर, भाई वेयर आर विल बी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। भाई कॉइल में करंट कितना इंड्यूस हुआ वो अगर निकालना है तो सीधे सीधे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं सीधे सीधे। इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, जहां पे वो माइनस साइन समझेंगे इसका। एंड फोर्थ पॉइंट में जैसे लिखा हुआ है आई इंड्यूस्ड, तो देखो आई इंड्यूस्ड को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ई इंड्यूस को ध्यान से देखो तो हम लोग लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर हम ये डी टी कैंसिल कर दें तो यहां से हमको मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर। और यहां से एक फॉर्मूला हम लोग निकाल पाएंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो कई बार हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि कॉइल को जैसे हमने 180 डिग्री घुमाया, तो कॉइल को 180 डिग्री घुमाने से चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो जो चार्ज फ्लो हुआ ना वो सिर्फ चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज वाले एक्सप्रेशन में टाइम कहीं नहीं आ रहा है, टाइम कैंसिल हो जा रहा है। तो ये जो डेल्टा क्यू है दिस इज फॉर चार्ज फ्लोन इन द लूप।
दिस इज फॉर चार्ज फ्लोन इन द लूप। ठीक है, एक बार देख लो जो भी पॉइंट्स हुए हैं, किसी में डाउट है बताओ, फिर आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर ही एक ही लॉ पे बेस्ड है, बस इसी को अलग अलग फॉर्म में हम लोग थोड़ा बहुत अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, बट बेसिक पूरे चैप्टर का एक ही है कि क्लोज लूप में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, तो उसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। देखो यहां तक नोट करो, कोई डाउट है बताओ। देखो इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं फिर कुछ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, a uniform and unsteady magnetic field is given by a magnetic field given है B is equal to alpha t square plus beta t plus gamma, where alpha, beta, gamma are positive constant. A circular coil of radius r is kept perpendicular to magnetic field. तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में, फाइंड ए पार्ट में induced EMF in coil at t equal to 0. B part में if lambda is resistance of coil per unit length, then charge flown from t equal to 0 to t equal to t naught seconds. निकालो। A uniform and unsteady magnetic field, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह यूनिफॉर्म है, अनस्टेडी मतलब टाइम का फंक्शन है, t वहां पे टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना, t जो है वो टाइम हो गया, और सर्कुलर कॉइल रेडियस r को हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, और अगर लैम्डा उसका दिया हुआ है, लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स। करो कैलकुलेट। पहले वाले का पाई बीटा आर स्क्वायर आ रहा है, यस ए पार्ट में अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधे बी इंटू एरिया कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, और एरिया का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सीधे सीधे डी फाई अपॉन डी टी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड लिखना है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्या बचेगा, ये होगा 2 अल्फा टी प्लस बीटा, और टी इक्वल टू 0 रखेंगे, एट टी इक्वल टू 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बीटा ये आ जाएगा ए पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी टोटल लेंथ विच इज 2 पाई आर और इंटू लैम्डा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल लेंथ इंटू लैम्डा। और अगर हमें चार्ज फ्लोन निकालना है तो चार्ज फ्लोन का हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज इन फ्लक्स का मतलब ये होता है फाइनल फ्लक्स कितना है माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो जरा बताओगे कि फाइनल फ्लक्स कितना बनेगा, फाइनल यानी टी नॉट टाइम पे, तो टी नॉट टाइम पे फ्लक्स होगा अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा टी नॉट प्लस गामा माइनस इनिशियल फ्लक्स अगर लिखोगे तो सिर्फ गामा होगा क्योंकि टी इक्वल टू 0 रखेंगे,
और नीचे डिवाइड होगा 2 पाई आर इंटू लैम्डा से। तो देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहां से अल्फा टी नॉट प्लस बीटा, बाहर टी नॉट और अपॉन 2 पाई आर लैम्डा। क्लियर है? डी पार्ट निकाल लिया होगा। यस सर। कर लिया ना सभी ने? ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। चैप्टर सिंपल है, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है और इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत आता है आईआईटी में। नेक्स्ट देखो एग्जांपल में, सपोज एक स्क्वायर कॉइल है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म भी है और स्टेडी भी है। ठीक है, और ऐसे बोल रहे हैं हम लोग कि इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी the square loop becomes circular। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैलकुलेट एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब एक स्क्वायर लूप है विच इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और सडनली डेल्टा टी टाइम में उसका शेप जो है वो सर्कुलर हो जाता है। तो स्क्वायर से सर्कुलर होने में, अब ये बताओ कि ये कौन सा केस बनेगा। हम लोगों के 1 2 3 3 केस हैं। पहले वाले में बी चेंजिंग है, दूसरे वाले में एरिया चेंजिंग है, तीसरे वाले में एंगल चेंजिंग है। तो ये क्या हमारा सेकंड वाला केस बनेगा। यस सर। इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ एरिया है। इट टेक्स डेल्टा टी टाइम। PL square by pi delta t into 4 minus pi। यस सर। हाँ ठीक लग रहा है। देखो सिंपली इसमें एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे भी। तो ये देखो कि इनिशियली फ्लक्स कितना है, तो इनिशियल फ्लक्स तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं बी इंटू एल स्क्वायर। अब फाइनल फ्लक्स निकालने के लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लूप का रेडियस कितना बनेगा। तो एक तरह से देखना, लूप लेंथ जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, लूप लेंथ विल बी कांस्टेंट। तो इधर पहले लूप लेंथ होगी 4l और बाद में लूप लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ से r की वैल्यू 2l अपॉन पाई आ जाएगी सबसे पहले। तो बाद में जो नया वाला फ्लक्स है यानी फाइनल, वो फ्लक्स हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई बी आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 बी एल स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए हमको, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा 4 बी एल स्क्वायर अपॉन पाई माइनस बी एल स्क्वायर और अपॉन में डेल्टा टी। कर लिया सभी ने क्यों भाई। बी एल स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी 4 अपॉन पाई माइनस 1।
ठीक है, यस सर। कर लिया होगा, इजी है, सिंपल। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन के बी पार्ट में एरिया मल्टीप्लाई भी तो होगा। अच्छा, एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया, यस सही करो उसको। फ्लक्स लिखा था, सही बात है, फ्लक्स लिखा था इसमें, तो इनटू इसमें पाई कैपिटल आर स्क्वायर और होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 लैम्डा और ऊपर बचेगा आर। अब ठीक है ना? ठीक। नेक्स्ट देखो, सपोज फिर से एक आर रेडियस का ये कॉइल है, ठीक है, और ये इस कॉइल का एक डायमीटर एक्सिस है, और इस डायमीटर एक्सिस के अबाउट इसको हम यूनिफॉर्म एंड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉइल इनिशियली, एंड क्वेश्चन लिखो इसमें, कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग about a diameter axis with constant angular velocity omega as shown। तो हमें निकालना है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ as a function of time। Induced EMF as a function of time। देखो, तो ये वाला तुम देखोगे तो ये वाला केस जो है, ये कौन सा केस बनेगा? ये हमारा थर्ड केस बनेगा, क्योंकि जब हम कॉइल घुमाएंगे तो तुम ध्यान से सोचो तो क्या इसका एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल चेंज होगा। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होगा टाइम के साथ। देखो, करो इसको ट्राई। देखो, अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे जो इस कॉइल का एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये सिचुएशन थी t इक्वल टू 0 की, और t इक्वल टू 0 पे कॉइल ने रोटेट करना शुरू हुआ, तो कॉइल रोटेट होगी तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो रोटेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का सपोज एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ गया, कॉइल का एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सेम डायरेक्शन में है, और ये मूवमेंट हो गया t इक्वल टू टी। तो t इक्वल टू टी तक इन्होंने जो एंगल कवर किया होगा आपस में, तो एंगल को हम लोग लिख पाएंगे ओमेगा टी। और जनरल टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल एट जनरल टाइम, तो उस फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो, और ईएमएफ इंड्यूस लिखना है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखो, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बी ए ओमेगा है इसको अगर हम ई नॉट लिखें तो ये ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी करके एक फंक्शन बनेगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पावर प्लांट में जनरेट हो गए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। या फिर जो जनरेटर हैं, डीजल जनरेटर है या जो भी है,
उन सारे जनरेटर के अंदर भी यही सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है, क्योंकि है क्या, एरिया ऑफ कॉइल कितना चेंज कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग वो भी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, कॉइल को अपनी ही जगह रोटेट कराते रहना, ये इन तीनों केस में सबसे आसान है। मतलब अगर सबसे आसानी से हमें ईएमएफ इंड्यूस करना है तो वो यही एक तरीका है कि कॉइल को हम उसके फील्ड में सिंपली रोटेट करते रहें। तो या तो मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं या फिर कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, दो ही टाइप के कंस्ट्रक्शन है जितने भी पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। और ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट करके है, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है इसी चैप्टर का पार्ट, अलग से उसको स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें आगे तुम लिख सकते हो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। क्लियर है क्वेश्चन, बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और देखो, मान लेते हैं पैरेलल मेटल रेल्स हैं और उनके एक एंड पे रेजिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को हम कांस्टेंट वेलोसिटी v से मेटल रेल्स के ऊपर ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो ये बताओ, लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, ये बताओ, फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो तुम देखोगे कि ये वाला जो एरिया है ये एक लूप बन रहा है, इस लूप में तुम ध्यान से देखो तो फ्लक्स लिंक की वैल्यू चेंज हो रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा इसके अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालनी है, फाइंड इंड्यूस्ड करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R। induced current passing through resistance R। देखो, करो, ट्राई करो। प्रोसेस बहुत सीधा सीधा सा है। हम लोग इसमें यही एज्यूम करेंगे कि ये जो हमें दिख रही है v स्पीड से आगे जाती हुई, तो हम या तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये सपोज इस रॉड की t इक्वल टू t की पोजीशन है, तो अगले dt टाइम में ये रॉड कितना आगे ट्रैवल कर जाएगी, लेट्स से t इक्वल टू t प्लस dt में ये आगे कितना ट्रैवल करेगी। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस की वैल्यू होगी v dt। तो एरिया जो एक्स्ट्रा कवर होगा, एक्स्ट्रा कवर मतलब ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं dA। तो ये एरिया कितना लिखेंगे, तो इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं v dt और इंटू एल। तो तुम देखो यहाँ से तुम्हें dA अपॉन dt डायरेक्ट मिल जाएगा, तो dA अपॉन dt की वैल्यू हो गई v इंटू एल, और ईएमएफ इंड्यूस्ड हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं b इंटू dA बाई dt, कॉस थीटा तो 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी BVL। और करंट की वैल्यू I इंड्यूस चाहिए, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे BVL अपॉन R। कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सपोज ये पैराबोलिक शेप का
मेटल वायर है, ठीक है, और इधर हो गया सपोज एक्स एक्सिस, इधर हो गई सपोज ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये एक कंडक्टिंग रॉड है, और इस रॉड को हम इस मेटल वायर के ऊपर ले जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म और स्टेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें इसमें निकालना है, फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ as a function of y coordinate of rod, induced EMF as a function of y coordinate of rod। देखो और ये जो पैराबोलिक मेटल वायर है इसका हमें शेप दिया हुआ है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। देखो इस केस में भी सपोज कर लेते हैं कि ये t इक्वल टू टी की सिचुएशन है, और कुछ देर के बाद ये रॉड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, तो सपोज ये रॉड ट्रैवल कर लेगी v dt डिस्टेंस। तो ये जो एडिशनल एरिया कवर होगा dt टाइम में, वो एरिया किस बात पर डिपेंड करेगा। तो देखो अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट x, y ले लें, तो ये जो एरिया निकल के आएगा dA, ये एरिया की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो तो 2x इंटू वी डी टी। ये क्लियर है, dA का वैल्यू 2x इंटू वी डी टी होगा। वी डी टी तो बहुत डिफरेंशियल डिस्टेंस होगी, तो उसमें वो जो एजेस के जो कर्व पार्ट आ रहा है उतना पार्ट निगलेक्ट हो जाएगा। एरिया निकालेंगे तो सीधे सीधे विड्थ इंटू लेंथ से निकाल लेंगे, तो लेंथ उसकी ऑलमोस्ट 2x है और विड्थ उसकी वी डी टी है, तो यहां से तुम्हें dA अपॉन dt मिल जाएगा। तो dA अपॉन dt की वैल्यू मिल जाएगी 2vx, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 2bvx। अब क्योंकि हमें y के फंक्शन में चाहिए तो x को y में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ y अपॉन के, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। यस सर। तो इसमें एप्लीकेशंस ही हैं बहुत सारे, तो अभी और थोड़े से एप्लीकेशंस करेंगे। आज वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।